सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल असेसमेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट का जो कल आपका पेपर है, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो कल का पेपर है, इस पर हम चर्चा करेंगे और यूनिट 1 से लेकर के 5 तक चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सभी अभ्यर्थी बताएंगे कि आज का जो आपका पेपर ह्यूमन ग्रोथ का हुआ वो किस प्रकार से हुआ। क्या पेपर अच्छा था? मेरे हिसाब से तो आज का पेपर सरल था एजुकेशनल साइकोलॉजी की अपेक्षा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। बाकी इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके कवर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं आपको मिलती जाएंगी। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सभी लोग बताइएगा आज का आपका पेपर कैसा हुआ, जरूर बताइएगा। तो यूनिट 1 से शुरू कर लेते हैं और यूनिट 1 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकलन। बात हो रही है असेसमेंट की और आकलन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आकलन से तात्पर्य सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना तथा फिर व्यक्ति को निर्देशन व परामर्श देना। तो ये आपका आकलन की डेफिनेशन हो गई। बाकी आप लोग पढ़ते जाइएगा और नोट्स जो आपके पास है उनसे भी पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करने की कोशिश कीजिएगा। आपका पेपर जो कल का है बहुत ही अच्छा आने वाला है, ये मान के चलिए। और दूसरा जो आपका यूनिट 1, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ ही लेंगे। बाकी आपकी जो यूनिट 2 है, यूनिट 1.2 है जो आपकी, वहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक मालिक परीक्षण, यानी कि मैं आपसे एनआरटी की बात कर रहा हूँ, और आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो एनआरटी नॉर्म रिफरेंस्ड सीडी रिफरेंस्ड टेस्ट। तो ये आपका एनआरटी की फुल फॉर्म हो गई। और एनआरटी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि एनआरटी क्या होता है। जब आपसे पूछेगा कि शैक्षणिक प्रशिक्षण के उपागम लिखिए, तो आप लोग दो जो प्रकार या विधियां जो होती हैं उनको आप लिखेंगे, जो कि एनआरटी और सीआरटी। तो मालिक परीक्षण जो, यानी कि एनआरटी की जो बात करते हैं, तो मालिक परीक्षण एक परंपरागत गतिविधि है जिसमें जांच तथा मापन विधियां, जो मापन की विधियां हैं वो सामग्री सम्मिलित होती है, जिससे एक नमूने वाली व दूसरे नमूने वाली जनसंख्या के से तुलनात्मक योग्यता परीक्षण करते हैं। और औपचारिक परीक्षण, इसे औपचारिक परीक्षण भी कहा जा सकता है। दूसरा जो आपका सीआरटी की मैं बात कर रहा हूं, सीआरटी यानी कि गैर मालिक परीक्षण। तो यह एक आपसे पूछ सकता है कि एमडीपीएस जो आपका टूल है वह एक गैर मालिक परीक्षण टूल है, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अब आपके जो टूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टूल्स याद कर लेते हैं तो आपको ये छोड़ के नहीं जाने वाले, कोई ना कोई टूल्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। उपनयन की बात कर लेते हैं, तो उपनयन की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उपनयन टूल आपको देखने को मिल जाएगा और आरंभ की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो ये दो टूल्स हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो हैं। और इसके बाद में पोटाश, जो आपका पोटाश मॉडल होता है, इसको हम शीघ्र हस्तक्षेप का मॉडल भी कहते हैं। इसको विकसित किसने किया था? एस.एम. ब्लूमा जी ने, एम. सेयर ने और ए.एच. फ्रोमेन ने। और कहाँ? यूएसए में विकसित किया गया था। और जो इसके ज़्यादा जो सीडियाँ बनाई गई थी वो लगभग 9 भारतीय भाषाओं में इसकी सीडियाँ उपलब्ध कराई गई थी।
तो आपसे पोटाज मॉडल भी पूछा जा सकता है। और उसके तत्व क्या होते हैं पोटाज मॉडल के, साथ ही साथ अब बात करते हैं बेसिक एमआर पर। आप सभी को पता है बेसिक एमआर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसका जो विकास 1991-92 किसने किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, डॉक्टर रीता पेशावरिया। डॉक्टर रीता पेशावरिया ने और एस वेंकटेशन ने। और अब बात कर लेते हैं, यह 3 से 18 वर्ष के जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उन पर यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है असेसमेंट के लिए। और इसके 2 पार्ट्स बेसिक एमआर के मैंने आपको बताए थे। पार्ट 1 में जो आपका होगा वह होगा कौशल व्यवहार, यानी कि स्किल बिहेवियर, कौशल व्यवहार की बात होगी। जो आपका पार्ट बी है यानी कि पार्ट 2 जिसको कह सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम बिहेवियर की बात होगी। यानी कि प्रॉब्लम बिहेवियर आप सभी को पता है, चिड़चिड़ापन और किसी के ऊपर थूकना, किसी को मारना पीटना, ये सब क्या होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं ना, समस्या व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो हम कौशल व्यवहार की अगर बात कर लेते हैं तो जो आपका कौशल व्यवहार होता है इसमें 7 क्षेत्र बांटे गए हैं। 7 क्षेत्र बांटे गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में आपको 40-40 कौशल देखने को मिलेंगे, यानी कि 280 कौशल आपको पार्ट 1 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और 7 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, पहला आपका गामक कौशल, दूसरा आपका दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, यानी कि बात हो रही है एडीएल स्किल की, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। यहाँ पर ग्रॉस मोटर जिसमें आपके दोनों आ जाते हैं, यानी कि फाइन मोटर, और जो आपका सूक्ष्म गामक कौशल होता है और जो आपका स्थूल गामक कौशल होता है, दोनों गामक कौशल आ जाते हैं इसमें गामक में। इसके बाद में तीसरा आपका था भाषा, यानी कि लैंग्वेज, पढ़ना लिखना। चौथा आपका नेक्स्ट संख्या या समय, संख्या या समय। नेक्स्ट आपका घरेलू और सामाजिक, घरेलू व सामाजिक। नेक्स्ट आपका लास्ट है व्यवसाय, रुपया, पैसा। तो ये आपके 7 जो आपके क्षेत्र हैं। और इसका प्राप्तांक, यानी कि जब आप मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे का, तो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, यदि बच्चा डिपेंडेंट है यानी कि पूर्व स्वावलंबी है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे, संकेत का यूज़ किया जा रहा है तो 4 अंक दिए जाएंगे, शाब्दिक सहायता यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट जब दिया जा रहा है उसको तो 3, शारीरिक सहायता फिजिकल की बात की जा रही है तो 2, पूर्ण आश्रित है बच्चा तो 1, और लागू नहीं होता जो क्वेश्चन तो वहां पर 0। आपका ये आपका समाप्त होता है। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं एमडीपीएस। एमडीपीएस की जब बात हो रही है तो प्रोफेसर जयचंद्रन, प्रोफेसर जयचंद्रन और पी बिमला, ये आपके हो गए। और इसको मैंने आपको बताया था क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, और मानसिक मंदित जो बालक हैं उनको इस पर प्रयोग किया जाता है। और एमडीपीएस को भी आपको बता दिया गया है, इसमें 18 क्षेत्र होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र में 20-20 कौशल होते हैं, यानी कि 360 कौशल आपको सारे देखने को मिलेंगे। बच्चा अगर कर लेता है तो उसको ए देते हैं, नहीं कर पाता है तो बी देते हैं। ए को नीले से करते हैं, बी को लाल से करते हैं, यानी कि फॉर्मेट पे लाल से रंगा जाता है, और बी को लाल से और ए को नीले से रंगा जाता है। नेक्स्ट आपका एफएससीपी आ गया। एफएससीपी को किसने डेवलप किया था, जयंती नारायण ने।
जयंती नारायण जी ने डेवलप किया था FACP को, और जहाँ पर सभी बच्चों की एज निर्धारित की गई थी। अगर बच्चा प्री प्राइमरी में है तो 3 से 6 वर्ष की आयु, अगर बच्चा प्राइमरी में है तो 7 से 10 वर्ष की आयु, अगर बच्चा 6 साल है उसमें अगर बच्चा 80% गेन नहीं कर पाता है तो उसको हम प्राइमरी से हटा करके प्राइमरी सेकंड में कर देंगे, जहाँ पर बच्चे की आयु 9 से 14 वर्ष की होगी FACP के अनुसार। और बच्चा अगर यहाँ पर गेन कर रहा है, यानी कि प्राइमरी सेकंड में अगर गेन कर रहा है तो उसको ला करके हम सेकेंडरी में 11 से 14 वर्ष की आयु में ले आएंगे, यानी कि सेकेंडरी आपकी हो जाएगी। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो हम बच्चे को सीधे प्री वोकेशनल में ले जाएंगे, जहाँ पर बच्चे की आयु 15 से 18 वर्ष की हो जाएगी। अब यहाँ पर प्री वोकेशनल सेकेंड था, और यहाँ पर भी प्री वोकेशनल जो आपका होगा वह 15 से 18 वर्ष की आयु कहलाएगी। अब अगर बच्चा यहाँ से गेन कर लेता है तो उसको वोकेशनल के लिए 18+ का जब हो जाएगा, और उसके बाद में उसको खुला रोजगार के लिए हम कहेंगे। यहाँ पर आपको 5 कौशल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, नेक्स्ट आपका मनोरंजनात्मक, यानी कि बच्चा का जो ये चौथा हुआ, और फिर व्यावसायिक। तो ये आपके हो गए 5 क्षेत्र। बाकी जब पूरा लिखने को आएगा तो प्री प्राइमरी के अंतर्गत बच्चे को रखा जाता है 3 से 6 वर्ष की आयु में, और 3 से 6 वर्ष के बाद में जब बच्चा प्री प्राइमरी में प्राप्तांक 80% गेन कर लेता है तो उसको हम सेकंड में डाल देते हैं, यानी कि प्राइमरी में डाल देते हैं, जहाँ पर एज होती है 7 से 10 वर्ष। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अगर बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य को कर लेता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, अगर नहीं कर पाता है तो माइनस का लगाया जाता है। बच्चा जो आइटम्स होते हैं, जो बच्चे के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अगर फिजिकल प्रॉम्प्ट जरूरत है तो उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया जाएगा। अगर उसको शाब्दिक सहायता जरूरत है तो उसको शाब्दिक सहायताएं दी जाएंगी। सांकेतिक सहायता जरूरत है तो सांकेतिक सहायता दी जाएगी, और PPVP GP से हम लोग उसको लिखेंगे। साथ ही साथ अब जो आप कह सकते हैं कि एक VAPS आपसे पूछ सकता है, VAPS का फुल फॉर्म, यानी कि वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। BSLMR का अगर आपसे पूछ रहे तो BASALMR, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर एडल्ट लिविंग विद मेंटल रिटार्डेशन। CAP का अगर आपसे पूछ दे तो कम्युनिटी एक्शन प्लान, और FACP का तो आपको सभी को पता ही होगा। साथ ही साथ जो यूनिट 2 आ गई आपकी, और यूनिट 2 में अगर हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं, बाकी जो भी आपको पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 आपकी आ गई स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो यहां पर सीखने के चरण की बात हो रही है, और कभी कभी आपसे पूछेगा स्टेजेस ऑफ लर्निंग, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, और तो कभी कभी आपसे पूछ देगा टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि शिक्षण रणनीतियां। तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। जब बात करता है सीखने के चरण की अगर बात करता है तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग हो जाएगा, और उसके अनुसार आपके जो चरण है वो डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि बात होगी जब अर्जन की, अनुसरण की, प्रवाह की, और समानीकरण की। तो ये आपकी 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग हो जाएंगी। सीखने के चरण 4 हो जाएंगे, और आप लोग बिल्कुल भी हो सकता है केवल और केवल आपसे ये पूछ दे कि जनरलाइजेशन क्या होता है, और इसको उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट आपका
प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। और शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? कॉन्क्रीट, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, यानी कि मिलान, पहचान और नामांकरण, ये आपके होते हैं। अब आती है आपकी जो नेक्स्ट है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि शिक्षण की रणनीतियां। शिक्षण की रणनीतियां बिल्कुल भी ना भूलिएगा, आपसे हो सकता है लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर में आता रहता है ये। इस बार पेपर कुछ डिफरेंट टाइप के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल रहे हैं और सरल क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात होती है कार्य विश्लेषण की, यानी कि टास्क एनालिसिस की। मैंने आपको काफ़ी बार कार्य विश्लेषण के बारे में बताया। एक कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना व उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना कार्य विश्लेषण कहलाता है। अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ मैकार्थी जी के अनुसार, और मैकार्थी जी ने क्या कहा था, 1987 ईस्वी में बोला था, कहा कार्य विश्लेषण एक शिक्षण रणनीति है जिसमें कौशलों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेवा के अनुसार, और सेवा के अनुसार जब कहा गया तो 1988 की बात हुई, और 1988 कार्य विश्लेषण मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, ऐसा कहा था सेवा के अनुसार। अब बात होती है प्रोत्साहन की, बात होगी प्रोत्साहन की, यानी कि प्रॉम्प्टिंग की। आप सभी को पता है कि वर्बल प्रॉम्प्ट दिया जाता है, जेस्चर प्रॉम्प्ट दिया जाता है, यानी कि मौखिक प्रोत्साहन दिया जाता है बच्चे को, सांकेतिक प्रोत्साहन दिया जाता है, मॉडलिंग का प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि मॉडलिंग प्रॉम्प्ट दिया जाता है, यानी कि प्रतिरूपण जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में शारीरिक प्रोत्साहन दिया जाता है, शारीरिक प्रोत्साहन दिया जाता है, सांकेतिक, प्रतिरूपण, शारीरिक और मौखिक, ये आपके हो गए प्रोत्साहन। अब बात होती है शेपिंग, चेनिंग और फेडिंग की। तो शेपिंग में क्या होता है, लक्षित व्यवहार से मिलता जुलता व्यवहार करना क्या कहलाता है, शेपिंग। अब फेडिंग क्या होता है, जब कोई कार्य कौशल कराया जाता है उसको धीरे धीरे अपनी जो भी हम उसको सहायता दे रहे हैं उसको कम करना क्या कहलाती है, फेडिंग। अब मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग में आपको किसी को बताना ही नहीं, आप लोग पीटी बच्चे को कराते हैं तो क्या होता है, मॉडलिंग विधि का प्रयोग किए जाते हैं ना, तो मॉडलिंग हो गई। हो सकता है आपसे चेनिंग पूछ दे तो आप लोग बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग के बारे में लिख दीजिए, तो ये आपका समाप्त होता है। अब बात होती है टीचिंग अप्रोचेस की, यानी कि जब आपसे टीचिंग स्ट्रेटजीज पूछ रहा है तो आप लिख रहे हैं कार्य विश्लेषण, मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग, तो ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज हो गई। अब टीचिंग अप्रोचेस आपसे पूछ रहा है कि टीचिंग के अप्रोच क्या हैं, तो आप क्या बात करेंगे किसकी, बिल्कुल भी कम कंफ्यूज ना होइएगा। मल्टी सेंसरी, दूसरा आपका मॉन्टेसरी विधि, तीसरा आपका प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, और उसके बाद में प्ले वे मेथड, यानी कि खेल का जो आपका मेथड होता है, किस प्रकार से हम खेल के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मॉन्टेसरी के जो जन्मदाता कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी विधि की जो शुरुआत थी वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा की गई थी, और इन्होंने 24 वर्ष की आयु में रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टरी पास की थी, जहां पर इन्होंने बताया सबसे ज़्यादा अगर बात की इन्होंने बात की 3 चीज़ों पर, और बताया कि गामक कौशलों की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, और भाषा की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए। जहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात अगर की जाए तो पहली ज्ञानेंद्रिय आपकी स्पर्श ज्ञानेंद्रिय यानी कि इंद्रिय, उसके बाद चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय और स्वाद इंद्रिय, साथ ही साथ आपकी गंध इंद्रिय, या जिसको कह सकते हैं नाक के द्वारा स्मेल की जो इंद्रिय होती है उसको गंध इंद्रिय बोलते हैं। तो अब आपसे एक और फुल फॉर्म्स हो सकता है पूछ दे, अगर फुल फॉर्म आती है तो, क्योंकि
जो VAKT मैंने आपको बताया है, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, टेक्टाइल। याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछी जाए। मॉन्टेसरी विधि के गुण कौन से होते हैं, मॉन्टेसरी विधि के दोष कौन से होते हैं, यानी कि बालक की जो व्यक्तित्व है उसको समझा जाता है मॉन्टेसरी विधि के द्वारा। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि किसको कहा गया है, मॉन्टेसरी विधि को। अनुशासन की शिक्षा का साधन किसको कहा गया है, मॉन्टेसरी विधि को। स्वयं शिक्षा का महत्व किसको कहा गया है, मॉन्टेसरी विधि को। ये सब गुण हैं इसके। और दोष क्या क्या हो सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर्याप्त नहीं होती है बच्चे की, समय व धन की अधिक आवश्यकता होती है इस विधि के द्वारा। अब बात आती है प्रोजेक्ट मेथड की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मेथड जो आपका था, किसने दिया था, किलपैट्रिक जी ने। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक जी ने, और 1918 ईस्वी में। और अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट मेथड की बात करूं तो प्रोजेक्ट मेथड प्रोफेसर जॉन वेडिंग एवं सिम्पसन की योजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया, और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका श्रेय किसको जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर जॉन डीवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक, यानी कि दोनों लोगों का नाम आता है। इसके बाद में 1918 में इसका जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया गया। और किलपैट्रिक के अनुसार परिभाषा देख लीजिए। किलपैट्रिक सामाजिक वातावरण में, किलपैट्रिक जी ने कहा था, सामाजिक वातावरण में पूर्ण संज्ञानकर्ता प्रोजेक्ट किए जाने वाले उद्देश्य पूर्ण कार्य हैं। तो ये कहा था किलपैट्रिक जी ने। नेक्स्ट आपका प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जब प्रकार की बात आती है तो 4 प्रकार होते हैं योजना विधि के। और योजना विधि के 4 प्रकार कौन कौन से देख लीजिए। रचनात्मक योजनाएं, रस स्वाद योजनाएं, नेक्स्ट आपका अभ्यासात्मक योजनाएं और समस्यात्मक योजनाएं। तो ये 4 आपकी जो योजना विधि के प्रकार होते हैं। हो सकता है आपसे योजना विधि के गुण पूछ दे। खेल विधि, खेल विधि की परिभाषा किसने दी थी, वैलेंटाइन के अनुसार। खेल विधि क्या कहा था वैलेंटाइन ने, खेल एक प्रकार का क्या है, आनंद है। खेल एक प्रकार का आनंद है। और यूलिक के अनुसार जब हम स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं उसे खेल कहते हैं। खेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो खेल के प्रकार परीक्षात्मक खेल, दौड़ व धूप के खेल, रचनात्मक खेल, लड़ने झगड़ने वाले खेल और बौद्धिक खेल। तो इतने होते हैं खेल, जिसमें परीक्षात्मक खेल, दौड़ने धूपने वाले खेल आप सभी को पता है कि बच्चा क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। परीक्षात्मक खेल कौन से होंगे, सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, ये सब आपके हो गए परीक्षात्मक खेल। रचनात्मक खेल कौन कौन से होंगे, आकृति बनाना, पेंटिंग बनाना, खिलौने बनाना, ये सब हो गए रचनात्मक खेल। लड़ने झगड़ने वाले खेल आप सभी को पता है, कबड्डी, कुश्ती, दौड़। और बौद्धिक खेल शतरंज, लूडो, कैरम, ये सब होते हैं आपके बौद्धिक खेल। हो सकता है खेल के गुण पूछ दे, तो खेल के कौन कौन से गुण होते हैं, शारीरिक महत्व होता है खेल का, मानसिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है, संवेगात्मक महत्व होता है। क्योंकि बच्चा अगर खेलेगा तो उसका शारीरिक जो विकास होगा वो अच्छे से होगा, मानसिक विकास अच्छे से होगा, और जब वह समाज में रहकर के खेलेगा तो सामाजिक विकास होगा, संवेगों का विकास होगा, कहाँ पर हमको चिल्लाना है, कहाँ पर हमें रोना है, सभी चीज़ों का विकास होगा। हाँ, व्यक्तित्व के विकास का महत्व भी होगा, शैक्षिक लाभ भी आएगा बच्चे को। तो इस प्रकार से आपके खेल के बारे में यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे आता है पुनर्बलन। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ दे, हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछ ले। तो पुनर्बलन मैंने आपको पहले भी बताया था, बात हो रही है रीइंफोर्समेंट की, यानी कि पुनर्बलन की। वांछित व्यवहार के बाद की घटना जो उस वांछित व्यवहार को भविष्य में पुनः होने या करने के लिए प्रेरित करे। मानिए यानी कि ऐसी
वांछनीय व्यवहार यानी कि जो अच्छा व्यवहार कर रहा है बच्चा, किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य को पुनः होने के लिए प्रेरित करे कि हाँ आपको ऐसा अच्छा कार्य अच्छे से और अच्छे ढंग से करना है, तो उसको क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहते हैं। और पुनर्बलन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि सिद्धांत होते हैं, कर्ता को देखकर, स्व अवलोकन करके, आरोही श्रृंखला और वृद्धि श्रृंखला के अनुसार। यानी कि वृद्धि श्रृंखला किसको कह सकते हैं, हाथ धोना। हाथ धोने के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, सिंक के सामने जाना, सिंक हाथ से नल पकड़ना, तो ये सब इसके बाद में धीरे 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 करके बच्चे को सिंक खोलना सिखाना, पानी हाथ में साबुन लगाना, नल बंद करना, तौलिए में हाथ लेना, ये सब क्या आएंगी, क्रियाएं आएंगी वृद्धि चक्र के अंतर्गत। इसके बाद में पुनर्बलन दो भागों में बांटा गया, एक आपका धनात्मक पुनर्बलन और आपका एक ऋणात्मक पुनर्बलन। तो धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन से आशय उद्दीपन देने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जो प्रक्रिया या परिणाम होता है, यह परिणाम उस व्यवहार की संभाविता को बढ़ाता है जो भविष्य में अपेक्षित है। इसको हम धनात्मक पुनर्बलन कह सकते हैं। और पुनर्बलन की वीडियो जो आपकी है वो अभी तक अपलोड नहीं की गई थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड कर दूंगा, पहले से ही आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है पुनर्बलन के बारे में। अब देखते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन से आशय प्रतिकूल उद्दीपन हटाने की उस प्रक्रिया से है जो विशेष प्रतिक्रिया को भविष्य में न करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो रिएक्शन होता है उसको कम करता है और उसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिवर्तन हटता है, यानी कि जो बच्चा खराब परिवर्तन कर रहा है वो हटाया जा सके। अब आधारभूत सिद्धांत पुनर्बलन के कौन कौन से होते हैं। पुनर्बलन स्पष्ट कौशल व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। पुनर्बलन लक्ष्य व्यवहार के होने के तुरंत बाद दिया जाता है। आप सभी लोग लेसन प्लान कराते होंगे और जब बच्चा अच्छा कार्य करता होगा तो उसको पुनर्बलन दिया जाता होगा। तो क्या था, लक्षित व्यवहार के तुरंत बाद में कराया जाता है। जब विशेष व्यवहार ग्रहण कर लिया जाता है तो शिक्षक को पुनर्बलन रोक रोक कर देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुनर्बलन देने से भी बच्चा खराब हो सकता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षक को रोक रोक कर पुनर्बलन देना चाहिए, ना कि एक साथ में। हमेशा वास्तविक व मूर्त पुनर्बलन के साथ में सामाजिक पुनर्बलन का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चे को अगर आप चॉकलेट दे रहे हैं तो आप उसको कभी तालियां भी बजवा सकते हैं चॉकलेट ना दे करके। तो सभी पुनर्बलन का आपको प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन के प्रकार प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक, सामाजिक, टोकन, क्रिया और संवेदी पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत खाद्य पदार्थ आते हैं, बच्चे को चॉकलेट देना, टॉफी देना, ये सब आता है प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत। द्वितीय पुनर्बलन आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको पेन हुआ, कॉपी हुई, ये सब होता है द्वितीय पुनर्बलन के अंतर्गत, यानी कि खाने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। सामाजिक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या होता है, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, पीठ थपथपाना, ये सब होता है सामाजिक पुनर्बलन के अंतर्गत। टोकन, बच्चे को 10 रुपए का टोकन दे दिया गया और उससे कहा गया कि आप उस दुकान पर जाइए। मान लीजिए आप लोगों ने एक मेले का आयोजन किया और मेले में आपने पैसे ना चला करके टोकन का प्रयोग किया और टोकन पुनर्बलन से आप लोगों ने क्या कहा, आप जब उस दुकान पे जाएंगे तो इस टोकन से आपको यह सामग्री दी जाएगी। तो टोकन पुनर्बलन का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्रिया पुनर्बलन, यदि आप ऐसा कार्य कर लेंगे तो आपको दूसरा कार्य करने के लिए दिया जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं, यदि आप बच्चा ही घर में होता होगा तो आप क्या कहते होंगे, यदि आप दूध पी लेंगे तो हम आपको टॉफी देंगे। तो यह क्या होगा, क्रिया के बदले क्रिया का पुनर्बलन। और नेक्स्ट आपका हो गया संवेदी पुनर्बलन। तो ये आपके पुनर्बलन समाप्त होते हैं। हो सकता है चरण भी पूछ दे। IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछ दे। और डिटेल बताना IP की, काफ़ी बड़ी IP होती है, किस प्रकार से हम पार्ट A, पार्ट B सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पार्ट A के अंतर्गत क्या क्या आता है, विशेष बच्चों से संबंधित जानकारी निहित होती है पार्ट A के अंतर्गत, जैसे बच्चे का नाम,
उम्र, लिंग, माता पिता का नाम, शिक्षा, पता, व्यवसायिक इतिहास आदि। और इसके साथ साथ उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी भी दी जाती है। यानी कि आईपी के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की पृष्ठभूमि की जानकारी भी देखी जाती है कि बच्चे का परिवार का इतिहास कैसा था, जन्म के समय, जन्म के बाद, स्कूल जाते समय, जन्म से पूर्व क्या इतिहास था। ये सब पार्ट आ के अंतर्गत आता है। अतः बच्चे को क्या करेंगे, पढ़ना प्रशिक्षण देना है और उससे संबंधित लक्ष्य और लघुकालीन लक्ष्य का चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार से पार्ट बी जो आपकी होती है, बच्चे के लिए चुने गए लक्ष्य, कौशल, व्यवहार, जिसे सीखना है बच्चे का वर्तमान स्तर, विशिष्ट वस्तुनिष्ठ शिक्षण, अधिगम सामग्री, प्रशिक्षण विधियां तथा मूल्यांकन की चर्चा लिखी जाती है। और किस प्रकार से शॉर्ट टर्म गोल लिया जाता है, लॉन्ग टर्म गोल लिया जाता है, बच्चे पर कार्य किया जाता है। अब आती है बात IFSP की, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। IFSP यानी कि परिवार की सहभागिता क्या होती है। जब किसी घर में बालक दिव्यांग होता है, अक्षमता से ग्रसित होता है, तो परिवार की सहभागिता क्या होती है, अभिभावकों की भूमिका क्या क्या होती है। साथ ही साथ अभिभावक को परामर्श किस प्रकार से बच्चों को देना चाहिए, सकारात्मक सोच बढ़ाए रखनी चाहिए। तो इन तीनों हेडिंगों के अनुसार आप लिख सकते हैं कि अभिभावक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। हताश नहीं अभिभावक को होना चाहिए, शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, और बच्चे को सिखाने के लिए अधिक से अधिक ढंग से उसको जो उसकी क्रिया है वो करानी चाहिए। किस प्रकार से सकारात्मक सोच बरकरार रखनी चाहिए, उसके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, घर का कोई भी सदस्य हो। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आती है बात समूह की। समूह का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी, यानी कि पाठ्यक्रम क्रियाएं के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, और सह पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। समूह का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। समूह का निर्धारण आप सभी जानते होंगे। समूह के बारे में, समूह के निर्धारण में मानसिक मंदित बच्चों की उम्र, मानसिक स्तर, कार्य करने की क्षमता को देखते हुए उनका समूह बनाया जाता है और कुशल प्रशिक्षण के द्वारा निश्चित संख्या में बच्चों को समूह में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर क्या क्या होगा, जो मानसिक मंदित बच्चा होगा उसका स्तर जाना जाएगा, कार्य करने की क्षमता जानी जाएगी, और इसी को देखते हुए उसका समूह निर्धारण किया जाता है और बच्चों को पुनर्बलन भी दिया जाता है। साथ ही साथ समूह निर्धारण की कुछ शर्तें होती हैं। समूह में बच्चे की संख्या 5 से 7 होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर समूह हो जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है। 5 से 7 बच्चों में बच्चों को अच्छे से देखा जा सकता है, क्योंकि मानसिक मंदित बच्चे हैं। समूह के सभी बच्चों की संख्या, आयु लगभग एक जैसी होनी चाहिए। समूह का निर्माण एवं देखरेख कुशल प्रशिक्षक के द्वारा होना चाहिए। अगर बच्चे मानसिक मंदित हैं तो वहाँ पर जो प्रशिक्षक होना चाहिए वह कुशल होना चाहिए, जिसने डिप्लोमा कर रखा हो, तो ऐसा प्रशिक्षक होना चाहिए। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय वर्तमान स्तर बच्चों का जान लेना चाहिए और पाठ्यक्रम को थोड़ा लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे किसी भी कार्य क्रिया को करने के लिए कठिनाई महसूस ना करें। और जो माइल्ड बच्चे हैं, मॉडरेट बच्चे हैं, सीवियर बच्चे हैं, इनको भी समूह के निर्धारण से अलग किया जा सकता है। अब वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने आपको पाठ्यक्रम क्रियाएं और सह पाठ्यक्रम क्रियाओं के बारे में बताया। पाठ्यक्रम क्रियाएं 3R, यानी कि लिखना, पढ़ना और गणित, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आपका पाठ्यक्रम क्रियाएं होंगी। सह पाठ्यक्रम क्रियाएं क्या होती हैं, आप सभी को पता होगा कि वे क्रियाएं जहाँ पर लिखने पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होता, केवल और केवल क्रियाएं आर्ट, क्राफ्ट,
कला, संगीत, नृत्य, योगा, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। एफएससीपी के बारे में आपको बता ही दिया गया। एफएससीपी के बारे में अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे की क्लास का अरेंजमेंट है वह एफएससीपी के द्वारा ही किया जाता है। अब जो आपका क्लासरूम है यानी कि कक्षा व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से बच्चों को होना चाहिए। कक्षा व्यवस्था, एक जो विशेष विद्यालय है वहाँ पर कक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। हवादार कमरे होने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ दे क्लासरूम अरेंजमेंट, तो आप लोग क्या लिखेंगे? हवादार कमरे होने चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और छात्रों के लिए यू आकार की शेप होनी चाहिए, यू आकार में बैठना होना चाहिए उनका, और साथ ही साथ आकर्षक सहायक शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, यानी कि TLM की मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके होने चाहिए। और अध्यापक और शिक्षक के बीच का अनुपात होना चाहिए कि एक अध्यापक के बीच में कितने शिक्षक कितने छात्र होते हैं, ये होना चाहिए। एक अध्यापक के बीच में कितने छात्र, तो आप लोग इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बाकी लेसन प्लान राइटिंग, तो लेसन प्लान राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से कक्षा कक्ष में जाने से पहले जो भी हम पाठ्यक्रम, जो भी हम क्रिया को करते हैं और उसे सीक्वेंस से लगा करके यानी कि क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। साथ ही साथ किन क्रिया, उस क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को हमें बच्चों को बताना है, क्या TLM यूज़ करना है, तो यह सब क्या आता है, लेसन प्लान राइटिंग के अंतर्गत ही आता है। यानी कि एक बीनिंग के अनुसार लेसन प्लान को क्या कहा गया, पाठ चयन करना यानी कि एक्टिविटी चयन करना, उसे क्रमबद्ध करना तथा उद्देश्यों का निर्माण करना दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत आता है। पाठ योजना के अंतर्गत छात्रों को जो आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान राइटिंग कहते हैं। यानी कि जो भी क्रियाएं होती हैं, आवश्यकता होती है जिन जिन चीज़ों की, उसको हम ले जाते हैं। किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की जाती है, जब आप लोग अपना लेसन प्लान करते होंगे तो वहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा जाता होगा, कक्षा लिखी जाती है, प्राइमरी, प्रे प्राइमरी, क्या कौन सी कक्षा है, साथ ही साथ कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाता होगा, ड्यूरेशन लिखी जाती होगी यानी कि अवधि लिखी जाती होगी, यदि आप 40 से 45 मिनट में किसी क्रिया को करा रहे हैं या 30 से 35 मिनट में किसी क्रिया को करा रहे हैं तो ड्यूरेशन भी लिखी जाती होगी। साथ ही साथ कितने छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित हैं ये भी लिखा जाता होगा, और उपस्थित छात्रों का स्तर कौन सा है, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड कौन सा स्तर है बच्चों का, पाठ्य वस्तु कौन कौन सी आप यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेशन देंगे, कक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन सी होनी चाहिए, ये सब आपकी रूपरेखा के अंतर्गत आ सकती हैं। विशिष्ट कौशल बच्चे के अंदर कौन सा है, वर्तमान स्तर बच्चे का क्या है, ये सब आपकी TLM के अंतर्गत यानी कि जो आपका पाठ्य योजना है उसके अंतर्गत आ सकता है। अब TLM क्या होता है, सहायक शिक्षण सामग्रियां, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है। पाठ्य योजना में पाठ्य वस्तु से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनका उल्लेख होना चाहिए। और हो सकता है आपसे टाइम टेबल प्लानिंग पूछते हैं, यानी कि समय सारणी योजना 5 नंबर में हो सकता है पूछी जा सकती है। तो समय सारणी योजना क्या क्या होती है कि बच्चा शुरुआत में कौन कौन सी क्रियाएं करेगा, जो शुरुआत के घंटे उसके होंगे, और लंच के बाद में घंटे में कौन कौन सी क्रियाएं करेगा। तो MR बच्चों को क्रियाकलाप कराने के लिए समय सारणी तैयार की जाती है, और बच्चों की कक्षाएं सभी जगह समय सारणी चलती होगी। पहला आपका पीरियड मैथ का हुआ, इंग्लिश का हुआ, किस प्रकार से, तो क्या होता है बच्चों की कक्षा कम से कम 30 से 35 मिनट की होनी चाहिए। समय सारणी के अनुसार ही बच्चे को कक्षा में विभिन्न विषयों को पढ़ाना चाहिए। आप सभी पढ़ते हैं, कभी सामाजिक विज्ञान तो दूसरा घंटा आपका आ गया इंग्लिश का, इस प्रकार से जितनी भी कक्षाएं होनी चाहिए सब अलग अलग होनी चाहिए। गणित व अंग्रेजी से संबंधित कक्षाएं विषय शुरुआत तथा क्रिया पर आधारित जो विषय होते हैं वो मध्यावकाश यानी कि लंच के बाद कराना चाहिए, क्योंकि गणित और
इंग्लिश पढ़ाते समय बच्चा शुरुआत में सीख सकता है, लेकिन मध्यावकाश के बाद में उसको खाना खाने के बाद में थोड़े वो इधर उधर महसूस करने लगते हैं, ऐसा कि जो बच्चे होते हैं लेज़ी हो जाते हैं। यानी कि जब खाना जाने के बाद में क्या होता है, बच्चों को ऐसी क्रियाएं करानी चाहिए जैसे पीटी हुआ आपका, थोड़ी देर बैठाने के बाद आप पीटी करा सकते हैं, बच्चों को कैरम खिला सकते हैं, यानी कि क्रियाएं करा सकते हैं बच्चों को, ना कि 3R का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो मुख्य सिद्धांत होंगे समय सारणी के, तो क्या होंगे, उद्देश्यपूर्ण में सहायता जो सिद्धांत होते हैं, छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान कि बच्चों को क्या आवश्यकता है, थकान का विवरण यानी कि जो बच्चे थकान महसूस कर रहे हैं उनका हम निवारण किस प्रकार से करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो मैं मुख्य सिद्धांत बता रहा हूँ, घंटों की अवधि मैंने आपको बताई 30 से 35 मिनट की या 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए। और विषय सामग्री का विवरण यानी कि बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, बच्चे को पीटी कब करानी है, मनोरंजनात्मक खेल कब कराने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना है क्योंकि बच्चा मानसिक मंदित या बौद्धिक अक्षम है। विभिन्नता का सिद्धांत भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ गया समूह, और समूह का जो डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए तो मैकाइवर व पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बने होते हैं। उधर समूह के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, समूह के प्रकार की बात हो रही है तो एक छोटा समूह हो सकता है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 5 से 7 बच्चे होने चाहिए, वार्तालाप अधिक अच्छे ढंग से की जा सकती है। और नेक्स्ट आपका होना चाहिए बड़ा समूह। तो समूह को 2 भागों में बांटा गया, एक छोटा समूह, एक बड़ा समूह। TLM शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका आ गया शिक्षण सहायक सामग्रियां व सहायक सामग्री में अंतर, यानी कि सहायक सामग्रियां और शिक्षण सहायक सामग्रियों में अंतर की बात हो रही है। तो शिक्षण सहायक सामग्री आपकी कौन कौन सी होती हैं, नोट्स, रिसोर्स सामग्री के रूप में, और पाठ्य पुस्तक होती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि शिक्षण सामग्री। और जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है यानी कि यहाँ पर जो शिक्षण में सहायता करती है, सहायता कौन कौन सी चीजें करती हैं, चार्ट आपका हुआ, चित्र आपका हुआ, चलचित्र आपका हुआ यानी कि वीडियो आपकी हुई, ग्राफ हुई। तो इस प्रकार से ये आएंगी आपकी सहायक शिक्षण सामग्रियों के अंतर्गत। लेकिन शिक्षण सामग्रियां आपकी नोट हुई, पाठ्य पुस्तक हुई। और इस प्रकार से जो दूसरा जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं, शिक्षण सामग्रियां वास्तविक पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं, यानी कि यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको शिक्षण सामग्रियों के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सहायक शिक्षण सामग्रियां होती हैं वह शिक्षक व विद्यार्थी के शिक्षण, अधिगम व शैक्षिक व गैर शैक्षिक संस्थानों के में प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर लेसन प्लान बनाने में जो शिक्षण सामग्रियां होती है वो लेसन प्लान बनाने में सहायता करती हैं। लेकिन समूह व एकल शिक्षण में शिक्षण योजना बनाने में सहायता क्या करता है, सहायक शिक्षण सामग्रियां। यह छात्रों को स्वाध्याय करने में मदद करता है, यानी कि जो आपकी शिक्षण सामग्रियां होती हैं वो स्वाध्याय करने में मदद करती है। जो दूरस्थ शिक्षा होती है या बच्चा खुद से अगर पढ़ना चाहता है तो शिक्षण सामग्रियां उसको मदद करेंगी। लेकिन सहायक शिक्षण सामग्रियां यह कक्षा में छात्रों के लिए अधिगम को सरल व रुचिकर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये आपकी हो गई सहायक शिक्षण सामग्रियां और शिक्षण सामग्रियां। किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा, कौन कौन से बच्चों के लाभ हो सकते हैं, सरकारी एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसके बाद में दैनिक जीवन के अनुकूलन, यानी कि बच्चा जब ब्रशिंग कौशल कर रहा होगा तो उसमें कौन सा अनुकूलन करेंगे अगर बच्चा हाथ में ब्रश को नहीं पकड़ पाता है तो। कपड़ों में कौन कौन से अनुकूलन किए जाएंगे। यूनिट आपकी 4.5 है तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बच्चा अगर खाना खाने जा रहा है तो
अगर उसको हाथ में चम्मच पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, मोटे चम्मच पे कुछ ना कुछ लपेट देंगे, उसको पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। छोटी कुर्सी का प्रयोग करेंगे अगर बच्चा सीपी है तो। और अगर बच्चा ग्लास से पानी नहीं पी पा रहा है तो क्या करेंगे, हम स्ट्रॉ का यूज करेंगे, जो पाइप होता है उसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों के कार्यों में कौन कौन से अनुकूलन किए जा सकते हैं और अनुकूलन के अनुसार बच्चे को किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से अनुकूलित करके हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। बाधा रहित वातावरण होना चाहिए, हाँ। और जो आपका टॉयलेट हुआ उसमें रॉड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर बैठा है तो उठ सके। पहली बात तो कबोर्ड वाली टॉयलेट होनी चाहिए। और साथ ही साथ बैसाखी व्हील चेयर का प्रयोग किया जा सकता है बच्चे को चलाने के लिए। और दरवाजों पर ब्रेल लिपि का यूज किया जा सकता है। कुंडे ऐसे लगे होने चाहिए जो बड़े हों, बच्चों को हाथ में पकड़ने के लिए हो। रेलिंग व रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ। चेयर, बैसाखी, इन सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, जैसा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का जो विद्यालय होता है वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बात आती है मूल्यांकन की। मैंने मूल्यांकन की वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है। और मूल्यांकन का अर्थ, पहले बात होती है मूल्यांकन की, और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है एनसीईआरटी के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। मूल्यांकन की परिभाषा और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा, और आपसे पूछ सकता है कि मूल्यांकन जो 2 प्रकार के होते हैं इनके बीच में अंतर। अभी चलिए देख लेते हैं मूल्यांकन थोड़ा। मूल्यांकन क्या होता है, तो एनसीईआरटी के द्वारा मूल्यांकन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी फुल फॉर्म आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन का संप्रत्यय। तो उसमें 3 चीज़ें बताई गई थी। हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावी हैं, नंबर 3 आपका शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई। तो यह कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन बुक में बताई गई थी 3 चीज़ें। आप लोग अगर लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलने की संभावना है। बाकी वॉन्ट जी ने क्या कहा था मूल्यांकन के बारे में, वॉन्ट जी ने क्या कहा था, वॉन्ट जी ने कहा था मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, मूल्यांकन मापन पर निर्भर है, मापन का समानार्थी नहीं है। मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापन से आगे जाता है कि प्राप्त मात्रा वांछनीय है। तो ये आपका हो गया मूल्यांकन की डेफिनेशन। दूसरी देख लेते हैं हॉवेल के अनुसार। तो क्या कहा था, मूल्यांकन एक ऐसी सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें विचार किया जाता है, जिसमें चीज़ें किस प्रकार हैं तथा किस प्रकार की होनी चाहिए, मूल्यांकन में सम्मिलित है। मूल्यांकन के प्रकार वैसे तो 3 प्रकार आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 प्रकारों की बातें की जाती हैं। यानी कि पहला आपका हो गया निर्णयात्मक मूल्यांकन, जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा आपका हो गया संक्रियात्मक मूल्यांकन, संक्रियात्मक मूल्यांकन, जिसको आप बोलते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन। तीसरा आपका होता है निदानात्मक मूल्यांकन, जिसमें बच्चे की जो कार्य शक्ति है उसको अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो किस प्रकार से हम उसका निदान कर सकते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत बच्चों में जो विद्यालय में प्रायः शिक्षक पाठ पूरा करने के उपरांत एक लघु परीक्षण लेता है। यानी कि जब एक पाठ पूरा कर लिया जाता है, एक लेसन पूरा कर लिया जाता है, तो उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बोध प्रश्न जिसको कहा जाता है। तो यह परीक्षण थोड़े समय के बाद या उपरांत में होती है। इसका उद्देश्य गलतियों को सुधारना होता है, जिससे विषय के अध्ययन में उसकी प्रगति हो सके। बात होती है सबमेटिव इवैल्यूएशन की, तो वहां पर क्या होता है, जब कोई शिक्षक संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि आपकी पूरी कॉपी आपको पढ़ा दी जाएगी और उसके बाद में आपसे आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा। वहां पर क्या होता है,
इसका जो तात्पर्य है, मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा होने के उपरांत क्रिया है और इसके उपरांत वार्षिक परीक्षा आती है। इसके बाद गलतियों को सुधारने की संभावना नहीं होती। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन समेटिव के अंतर्गत नहीं। और जो आपका निदानात्मक मूल्यांकन है, वहां पर क्या किया जाएगा, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है उसका कारण पता किया जाता है। तो निर्णयात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, हो सकता है आपसे पूछ दे त्रुटि विश्लेषण की अगर बात की जाए तो त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, किसी गलती को बार बार दोहराना, अर्थात सीखी गई प्रक्रिया को बार बार करना, बार बार उसकी गलती करना, क्या कहलाएगी, त्रुटि। अगर आपने किसी भी प्रक्रिया को सीख लिया है और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब गलती करके भी गलती कर रहे हैं, तो क्या कहिए कि त्रुटि। और त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन थी लंगून्स के अनुसार और 1986 में यह डेफिनेशन दी गई थी, जहां बताया गया था त्रुटि विश्लेषण वह प्रक्रिया है जहां शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्या का शैक्षिक गुप्तचर का काम करता है। बार बार गलतियां बालक करता है और जब तक वे गलतियां विशिष्ट होती हैं जो बालक को सीखने के विशिष्ट अवरोध उत्पन्न करती हैं। एक अच्छा त्रुटि विश्लेषक परीक्षक आंकड़ों के द्वारा प्राप्त जो जानकारी होता है उसको प्राप्त करता है, या उसको आंकड़ों के द्वारा जानकारी का पता लगाया जाता है, जिससे गलतियों का पता लगाने के बाद में उसका निवारण किया जा सके। तो त्रुटि विश्लेषण के चरण क्या होते हैं, संशोधन क्या होते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका जो हो सकता है आपसे अभिलेखों का रख रखाव यानी कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस पूछ दिया जाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में। बाकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के जो प्रकार होते हैं वो एक पहला आपका प्रकार होता है प्रशासनिक अभिलेख और दूसरा होता है आपका शैक्षिक अभिलेख। तो प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं, प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत विद्यालय इतिहास, परिवार इतिहास, ये सब चीज़ें आती हैं। और शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या होता है, असेसमेंट होता है, यानी कि जो असेसमेंट रिकॉर्ड बच्चे का रखा जाता है वो आता है शैक्षिक, जो शिक्षा का असेसमेंट रखा जाता है वो आता है आपका शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत। तो लगभग में आपके जो यूनिट 5 है वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और हो सकता है कि आपसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस पूछते। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आशा है आप सभी लोग अच्छे से कल पेपर को देंगे जा करके और आप सभी के पेपर अच्छे होंगे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।